नमस्कार मित्रों, एक्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह है। मैं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को पिछले 8 वर्षों से मार्गदर्शन दे रहा हूं। इस सत्र में मैं आप लोगों से भूगोल विषय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम यह चर्चा करेंगे कि भूगोल विषय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है और भूगोलवेत्ता भूगोल विषय से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोणों का यूज करते हैं, क्या अप्रोचेस यूज करते हैं, और सिविल सेवा परीक्षा में किस प्रकार के भूगोल से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों का उन सवालों को उत्तर देने का क्या नजरिया होना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं, भूगोल क्या है, या फिर कह सकते हैं भूगोल का विषय वस्तु क्या है, भूगोल के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत हम धरातल पर घटित होने वाली विभिन्न भौतिक व मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, या फिर कह सकते हैं भौतिक व मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें धरातल के आकार की, तो वह परिवर्तनशील है। कुछ क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह समतल रहती है और वहीं कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि हिमालय क्षेत्र में, पृथ्वी की सतह काफी असमान है, काफी उच्चावच पाए जाते हैं, अनइवननेस है। इसी प्रकार अगर हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो जलवायु से जुड़े हुए विभिन्न पहलू जैसे कि तापक्रम, वर्षण, सूर्यातप इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं। हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त होती है, इसीलिए वर्ष भर इस क्षेत्र में पानी की कमी रहती है। वहीं हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में या फिर कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी भाग के पश्चिमी किनारे पर उच्च वर्षण प्राप्त होता है और इसीलिए वहां पर जल की बहुतायत पाई जाती है। तो जलवायु से जुड़ी हुई दशाएं देखें या फिर भूआकृतिक दशाएं देखें या मृदा देखें, कोई भी तथ्य अगर हम अध्ययन करें तो उसके मान में और उसकी प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन भूगोलवेत्ता करते हैं। इन परिवर्तनों के अध्ययन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि यह परिवर्तन किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, क्यों मानवीय क्रियाएं एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल जाती हैं, क्यों कुछ क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर होती है, अन्य क्षेत्र हैं जहां पर अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योगों पर निर्भर है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या काफी विरल है, जनसंख्या घनत्व काफी कम है। तो इस प्रकार की जो मानव जीवन से जुड़ी हुई विभिन्नताएं हैं उनका उत्तर हम धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों में देखते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में किसान चावल उगाता है। क्यों चावल उगाता है? क्योंकि वहां पर उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, गर्म व अधिक वर्षा वाली जलवायु उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि किसान ज्यादातर ज्वार और बाजरा उगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह फसलें शुष्क अवस्थाओं में उगाई जाती हैं और उस क्षेत्र में वर्षा कम है, शुष्क अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसीलिए जो
किसान फसलों का जो चयन करता है वह जलवायु दशाओं को देखते हुए करता है। औद्योगिकरण की बात करें तो झारखंड क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योग पाए जाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि उस क्षेत्र में चट्टानों से धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। लेकिन आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस मैदानी क्षेत्र में आप खनिज आधारित, खासकर धात्विक खनिज आधारित उद्योग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए नहीं जाते। तो धरातल की प्रकृति बदलने के कारण मानवीय क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है। इस अंतर संबंध को हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो भूगोल वेत्ता कुल मिलाकर धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक, परिघटनाएं, व मानवीय परिघटनाएं, इन दो प्रकार की परिघटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। भौतिक परिघटनाएं जैसे कि धरातल पर पाई जाने वाली भू आकृतियां, धरातल पर पाए जाने वाले चट्टानें जिन्हें कि हम शैल भी बोलते हैं, तो शैल या चट्टानें, जलवायु, जलवायु के विभिन्न पहलू जैसे कि तापक्रम, वर्षण, इसके साथ साथ मृदा और समुद्र से जुड़ी हुई परिघटनाएं। इस प्रकार से हम धरातल पर घटित होने वाली भौतिक परिघटनाओं को इन 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। शैल, भू आकृतियां, जलवायु के विभिन्न पहलू जैसे कि तापक्रम, वर्षण, सूर्यातप, पवने, ये जलवायु के पहलू हैं। मृदा की प्रकृति और समुद्र या महासागरों से जुड़ी हुई परिघटनाएं जैसे कि समुद्री जल की लवणता। आप अगर एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाएं या महासागर के एक भाग से दूसरे भाग में जाएं तो जल की लवणता बदल जाती है। जल की लवणता ही नहीं, जल के अन्य भौतिक गुणधर्म जैसे कि तापक्रम और घनत्व भी महासागर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बदल जाते हैं। और जल की भौतिक गुणधर्म के बदल जाने के कारण महासागरीय संसाधनों का वितरण भी बदल जाता है। किसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि मत्स्य उत्पादन उच्च होता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन में जो विभिन्नता है वह क्यों है? क्योंकि जल की प्रकृति, महासागरीय जल की प्रकृति विभिन्न विभिन्न रहती है, एक समान नहीं रहती है। इसके अलावा ज्वार भाटा, समुद्र का जो सतह का चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय प्रभाव में ऊपर उठती और नीचे गिरती रहती है। समुद्री सतह के एक के बाद एक ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा का परिमाण या एम्पलीट्यूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है। इतना ही नहीं, एक समय से दूसरे समय में भी ज्वार भाटा का परिमाण बदल जाता है। क्यों ज्वार भाटा का परिमाण बदल जाता है और किस प्रकार ज्वार भाटे का परिमाण मानवीय जीवन को प्रभावित करता है? कुछ क्षेत्रों में जहां पर ज्वार भाटा का परिमाण ज्यादा होता है वहां पर ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ज्वारीय जो तरंगें पैदा होती हैं उनसे तटीय क्षेत्रों में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती है और इस कारण से एक विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो परिघटनाएं हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं।
भूगोल विषय के अंतर्गत हम इस अंतर प्रक्रियात्मक संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार भौतिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है और किस प्रकार मानवीय क्रियाएं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इस अंतर क्रियात्मक संबंध को हम भूगोल विषय के अंतर्गत समझेंगे। भूगोलवेत्ता भौतिक परिघटनाओं के अलावा मानवीय परिघटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। मानवीय परिघटनाएं जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक दशाएं, सामाजिक परिस्थितियां, जनसंख्या से जुड़े हुए तथ्य, ये सारे के सारे मानव जीवन से जुड़े हुए पहलू एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, कृषि की प्रकृति, कृषि की उत्पादकता, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण एक समान नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में कृषि आधुनिक व वाणिज्यिक होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। यहां पर कृषि का आधुनिकीकरण भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है। कृषक आधुनिक आगतों का प्रयोग कर गेहूं व चावल का उत्पादन करते हैं इस क्षेत्र में। और वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जाएं, बिहार क्षेत्र में जाएं, तो कृषि उत्पादन परंपरागत तकनीकों से किया जाता है। आधुनिक आगतों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है और इसी कारण से उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। तो ये जो कृषि के पहलू अगर हम देखें तो पंजाब से बिहार में जाने पर बदल जाते हैं। कृषक की आय भी बदल जाती है। बाजार में उपलब्ध कृषि उत्पादित पदार्थ भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाएंगे। ठीक है, तो क्यों कृषि की प्रकृति बदल जाती है? क्यों किसी क्षेत्र में कृषि काफी आधुनिक है, क्यों किसी क्षेत्र की कृषि पिछड़ी है? यह सारे उत्तर हम भूगोल में प्राप्त करते हैं। उद्योगीकरण, विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका वितरण भी क्षेत्रीय रूप से असमान होता है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के तटीय क्षेत्रों में, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र में औद्योगिकरण अपेक्षाकृत ज्यादा है और वहीं हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में औद्योगिकरण अपेक्षाकृत कम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर औद्योगिकरण का स्तर काफी उच्च है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर औद्योगिकरण का स्तर काफी उच्च है, इसलिए इन्हें औद्योगिक देश कहते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्यादातर देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में औद्योगिकरण का स्तर अपेक्षाकृत पिछड़ा है। भूगोल विषय के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों औद्योगिकरण के स्तर में क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं। भारत में किसी भी क्षेत्र में उद्योग से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं और सरकार का उस क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। इन सारी बातों को हम औद्योगिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसके साथ पर्यटन की संभावनाएं किसी क्षेत्र की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। जैसे कि ज्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए पर्यटन क्षेत्र हिमालय में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, जो कि
वहां पर प्रकृति आधारित पर्यटन की परिस्थिति को पैदा करते हैं। वहीं तटीय क्षेत्रों में अगर जाएं तो बीच पाए जाते हैं, जैसे कि गोवा, और यह जो बीच हैं और वहां की प्राकृतिक सुंदरता है वह विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि उदयपुर, बनारस, अमृतसर। यह कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सांस्कृतिक पर्यटन काफी विकसित है। तो ये जो पर्यटन की जो संभावनाएं हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, जहां पर हम पर्यटन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां जैसे कि साक्षरता दर, स्वास्थ्य जुड़ी हुई सेवाएं, इनका भी अगर हम देखें विकास एक समान नहीं पाया जाता है। हमारे देश के जो आंतरिक प्रदेश हैं, जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, खासकर जनजाति वाले जो एरिया हैं, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है। इसीलिए साक्षरता दर और स्वास्थ्य जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर यह क्षेत्र काफी पीछे है। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो साक्षरता दर और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संभावनाएं अपेक्षाकृत आधुनिक हैं, और जिसका असर साफ साफ लोगों के व्यवहार, लोगों के विकास, लोगों की आय पर पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सामाजिक भूगोल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, जनसंख्या का घनत्व, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये कुछ जनसंख्या से जुड़े हुए गुणात्मक पहलू हैं जिनके बारे में हम जनसंख्या भूगोल में चर्चा करते हैं। जनसंख्या से जुड़े हुए गुणात्मक पहलू किसी भी क्षेत्र के विकास को निर्धारित करते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास की दर को निर्धारित करते हैं। साक्षरता का उच्च होना मतलब किसी क्षेत्र में कुशल, स्किल्ड कर्मचारी उपलब्ध होंगे जो कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे। और वहीं साक्षरता का कम होना या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का होना यह दर्शाता है कि वहां पर आर्थिक विकास के लिए कई अवरोध उत्पन्न हैं। इन साक्षरता और स्वास्थ्य से जुड़े अवरोधों को हटाकर हम उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में काफी सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पहलू हम भूगोल विषय के अंतर्गत समझते हैं। भौतिक परिघटनाओं के अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और वही मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन हम मानवीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर हम भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला भौतिक भूगोल या फिर कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा मानव भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो यह विषय का भूगोल का विषय वस्तु है। अब हम बात करेंगे भूगोल से जुड़े हुए दृष्टिकोण। भूगोलवेत्ता भौतिक और मानवीय तथ्यों को समझने के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते हैं। पहला व्यवस्थित दृष्टिकोण, और दूसरा क्षेत्रीय दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण मीन्स सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और सिस्टमैटिक अप्रोच, और क्षेत्रीय मतलब रीजनल अप्रोच।
आइए समझते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच या व्यवस्थित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय या रीजनल अप्रोच में क्या अंतर है। व्यवस्थित अप्रोच का अर्थ है किसी एक परिघटना का धरातल पर अध्ययन करना, जैसे कि मृदा। मृदा एक भौतिक परिघटना है, भौतिक तथ्य है, और मृदा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं में होने वाले क्षेत्रीय बदलावों का अध्ययन, इसे हम व्यवस्थित दृष्टिकोण कहेंगे। इसके अंतर्गत हम सारे के सारे तथ्य एक साथ अध्ययन नहीं करते हैं, केवल एक विशेष तथ्य पर फोकस रहता है हमारा। जैसे वर्षण, वर्षा का वितरण किस प्रकार से असमान होता है, वह कौन से कारक हैं जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार वर्षण मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। तो वर्षण से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को समझना व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोलवेत्ता एक समय में किसी एक परिघटना को समझने की कोशिश करते हैं, उस परिघटना का वैश्विक वितरण का अध्ययन करते हैं, उस परिघटना में होने वाले परिवर्तनों को समझने की कोशिश करते हैं, उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो उस परिघटना में होने वाले परिवर्तनों को समझाते हैं, और उस परिघटना से जुड़े हुए मानवीय जीवन पर जो प्रभाव हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग करेंगे। अगर आप विश्व के भूगोल की किताब खोल के देखें तो आप देखेंगे एक चैप्टर में केवल एक परिघटना का ही जिक्र होगा, और इसी प्रकार से जो चैप्टर्स हैं उनके नाम भी ऐसे ही होंगे: वर्षण, तापक्रम, मृदा, उद्योग, कृषि, इस तरीके से। तो यह हो गया आपका व्यवस्थित दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण में हम हमेशा 4 सवाल पूछते हैं, और यूपीएससी में भी आप 4 प्रकार के सवाल देखेंगे। क्या, कब, कहां और क्यों। व्यवस्थित दृष्टिकोण में भूगोलवेत्ता इन 4 सवालों का जवाब ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने कहा मृदा, तो पहला सवाल है मृदा क्या है। दूसरा सवाल होगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, या कोई परिघटना कहां पे कब घटित होती है। तीसरा, कहां मतलब क्षेत्रीय वितरण, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। और चौथा क्यों, मतलब किस प्रकार से, या वह कौन से कारक हैं जो मृदा में क्षेत्रीय असमानता लाते हैं। तो क्यों मृदा की प्रकृति एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है, वहीं उत्तरी कर्नाटक में काली मृदा पाई जाती है। तो हमें केवल मृदा में होने वाली विभिन्नताओं को बताना नहीं है, उनको समझना भी है। यह नहीं बताना है केवल कि किस प्रकार से मृदा बदलती है, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, हमें यह भी बताना है कि क्यों मृदा की प्रकृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है। क्या, कब, कहां, क्यों, ये 4 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि हम कहें चक्रवात, तो चक्रवात क्या होता है, वह कौन सा समय है जब चक्रवात हमारे देश के तटीय क्षेत्र में टकराते हैं। चक्रवातों का क्षेत्रीय वितरण कैसा है, किन क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, कहां उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, और क्यों चक्रवात केवल कुछ क्षेत्रों में ही विकसित होते हैं। तो यह हो गया आपका क्या, कब, कहां और क्यों। इसी प्रकार मैं बोलूं वर्षण, वर्षण क्या है। किसी भी देश में कब कब वर्षा होती, जैसे हमारे देश में ज्यादातर जो वर्षण है वो
जून से लेके सितंबर में होता है, लेकिन ऐसा हर क्षेत्र में नहीं है। तो किस क्षेत्र में वर्षा का किस प्रकार का वितरण है, क्यों और कैसे वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल जाता है, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती, कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो किसी एक परिघटना से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को हम व्यवस्थित भूगोल कहते हैं, और विश्व के भूगोल में आपको यही दृष्टिकोण अपनाना है और प्रत्येक परिघटना से जुड़े हुए 4 सवालों का जवाब देना है। क्या, कब, कहां और क्यों। अगर आप पिछले वर्षों के सवाल पूछें, अगर आप पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को देखें तो आप पाएंगे कि कई सारे सवाल, लगभग 50% भूगोल के जो सवाल थे, प्रश्न थे, वह इन्हीं 4 प्रश्नों से जुड़े हुए थे। जैसे कि 3 वर्ष पहले एक सवाल पूछा था, एक प्रश्न आया था ज्योग्राफी से, भूगोल से जुड़ा हुआ, क्यों चक्रवात केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, खंबात की खाड़ी, क्यों इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या पूछा कि वो कौन से कारक हैं जो उस क्षेत्र में चक्रवात बनने के लिए जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार उन्होंने पूछा 2013-14 में एक सवाल आया, एक प्रश्न पूछा गया कि क्यों मरुस्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। तो आप देखिए, उन्होंने एक पर्टिकुलर परिघटना को लिया, यहां पर मरुस्थल मतलब ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा कम हो। ठीक है, तो उन्होंने वर्षा, एक परिघटना है वर्षण, उसको लिया और उन्होंने पूछा कि इस क्षेत्र में वर्षण कम क्यों होता है। तो आपको फिर से वही बताना है, क्या वो कौन से कारक हैं जो उस क्षेत्र में कम वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहां आपका हो गया व्यवस्थित दृष्टिकोण। 2020 की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न पूछा कि क्यों लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल से दूर स्थित हैं। तो यहां पर उन्होंने लौह इस्पात उद्योग का वितरण पूछा, मतलब कहां और क्यों, क्यों दूर है और कहां कहां पे है। मतलब आपको उदाहरण के साथ यह समझाना था कि आजकल लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल से दूर स्थापित क्यों किए जाते हैं। पहले कच्चे माल के स्रोत के पास लौह इस्पात उद्योग होते जैसे झारखंड, लेकिन आजकल उससे दूर उनको स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करना ज्यादा फायदेमंद होता होगा। तो वो कौन से कारक हैं जो कुछ क्षेत्रों को लौह इस्पात उद्योग के लिए फायदेमंद बनाते हैं, ये आपको आंसर लिखना था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी अप्रोच है, दूसरा दृष्टिकोण है, उसे हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत हम किसी एक परिघटना को नहीं बल्कि किसी क्षेत्र में घटित होने वाली सारी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पश्चिमी राजस्थान एक क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान एक क्षेत्र है हमारे देश में। अब अगर पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में जो लोग हैं उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं अपने दैनिक जीवन में, या वहां पर किस प्रकार मानव का विकास किया जा सकता है, किस प्रकार लोगों के जीवन में धनात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, तो हम पहले बात करेंगे उस क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न भौतिक और मानवीय तथ्यों के बारे में। पहले हम बताएंगे कि उसकी भू आकृति क्या है। तो यह एक मैदान है, यह एक मैदान है। जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। तापक्रम ग्रीष्म ऋतु में उच्च रहता है और शीत ऋतु में कम रहता है। मृदा कैसी है? मरुस्थलीय मृदा है।
मरुस्थली मृदा है, कटीली वनस्पति है, ठीक है। चूंकि दशाएं शुष्क हैं इसीलिए जल की उपलब्धता कम है। लगभग वर्ष भर जीव जंतुओं को जल की कमी रहती है, और जहां पे भी मृदा में जल की कमी है वहां पर पवनों द्वारा मृदा का कटाव किया जाता है। इसलिए शुष्क क्षेत्र में पवन अपर्दन, जिसको कहते हैं पवन इरोजन, विंड इरोजन या पवन अपर्दन की गहनता ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम केवल भौतिक स्थितियां किसी भी क्षेत्र की समझ के कई सारी समस्याओं के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अगर भौतिक परिस्थिति में अगर हम मानवीय परिस्थिति भी जोड़ दें, जैसे कि जनसंख्या का घनत्व कैसा है, यहां पर पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कम है, लोग पशुपालन करते हैं, लोग ज्वार बाजरा जैसी फसलें उगाते हैं, लोग जो परंपरागत आगत हैं उनका प्रयोग करते हैं कृषि उत्पादन में। तो यहां की जो भौतिक और मानवीय दशाएं हैं उस आधार पर हम पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बता सकते हैं कि उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर किस प्रकार की संभावनाएं स्थित है। जैसे हम बोले कि चमड़ा उद्योग स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि पशुपालन, पशुओं की जो खाल है उससे चमड़ा बनता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में चमड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। इसके साथ साथ भेड़ पालन होता है और भेड़ से हमें ऊन निकलती है, तो ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए भी यहां पर सुगम परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वहां किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। जैसे शुष्क क्षेत्र है तो वर्षा कम होगी, और जिस क्षेत्र में वर्षण कम होता है वह क्षेत्र लगभग साल भर मेघ रहित, बादल रहित रहता है। और बादल रहित होना का मतलब है कि वहां पे सूर्य की रोशनी साल भर तीव्र रहेगी। इसका मतलब है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए यह क्षेत्र काफी सुटेबल है। ठीक है, एक तो जनसंख्या विरल है, इसलिए मतलब सौर ताप विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए हमें जमीन आसानी से मिल सकती है, और दूसरा वर्ष भर सूर्य की किरणें तीव्र रहती हैं क्योंकि शुष्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से भौतिक दशाओं के आधार पर, मानवीय दशाओं के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है और किस प्रकार का विकास उस क्षेत्र में सतत प्रयत्न होगा, सस्टेनेबल एफर्ट होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा क्षेत्रीय भूगोल। 2019 मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में और क्यों जल की कमी है। तो जल संबंधी समस्याएं किन किन क्षेत्रों में है और क्यों है, तो आपको यहां पे क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में जल की कमी के मुख्य कारण क्या है? पहला, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में वर्षा कम होती है, हम लोग चर्चा करेंगे इस पे भारत के भूगोल में। दूसरा, वहां की चट्टानें काफी कठोर हैं, पानी उनसे होके प्रवेश उनमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए भूमिगत जल की कमी है। और तीसरा, मानवीय क्रियाओं के कारण और जल की समस्या पैदा होगी। जैसे शुष्क क्षेत्र होते हुए भी कुछ किसान वहां पे गन्ना जैसी फसलें उगाते, जिनके उगाने के लिए ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चट्टान, शुष्क जलवायु और ऐसी फसलों का उत्पादन जिनकी जल गहनता ज्यादा है, यह कुछ कारण हो गए जिन्होंने प्रायद्वीपीय पठार में जल से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा कर दी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भूमिगत जल का अतिदोहन, मानवीय क्रियाओं द्वारा भूमिगत जल का अतिदोहन उस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है। पहले वहां पर ज्वार बाजरा और दलहन फसलें उगाते थे जिनमें कम पानी लगता था, और आजकल उस क्षेत्र में चावल उगाने लगे, और चावल उगाने के लिए
सिंचाई जल की उपलब्धता चाहिए, काफी सारा सिंचाई जल प्रयोग होता है, और जिस कारण से वहां पर भूमिगत जल की कमी आने लगी, तो यह एक कारण हो गया। और दूसरा, वह क्षेत्र कम वर्षा होने के कारण इस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी नहीं है। चावल जैसी फसलें हमें उस क्षेत्र में उगानी चाहिए जहां पर वर्षण 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से ज्यादा है। शुष्क क्षेत्र चावल, गन्ना, इस तरह की जल गहन फसलों के लिए सुटेबल नहीं। तो इस तरीके से हम क्षेत्रीय स्तर पर जब हम मानवीय और भौतिक क्रियाओं को जानते हैं, तब हम बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। यूपीएससी का सवाल जल से जुड़ी हुई समस्या से था, तो आपको केवल जल के बारे में बात करनी थी, लेकिन अगले वर्ष हो सकता है वो कुछ और समस्या पूछ दे। जैसे इस साल पूछा, 2019 में ही पूछा था एक और सवाल, एक और प्रश्न पूछा कि उत्तर पश्चिम भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ उद्योग है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो अगेन क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया कि उस क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य फूड प्रोसेसिंग उद्योग का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके के दृष्टिकोण आपको अपनाने हैं। पहला सिस्टमैटिक अप्रोच, व्यवस्थित अप्रोच, और दूसरा रीजनल अप्रोच। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आने के क्या क्या कारण हैं, तो एक तो सवाल आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, आप सिंपल बोलेंगे उच्च वर्षा, मंद ढाल, उच्च अपर्दन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सवाल का उत्तर, अगर उसमें पूछा गया कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आने के क्या कारण है, तो आप केवल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। आपको हर क्षेत्र में कौन से मुख्य कारण हैं वह बताने पड़ेंगे। तो आप भारत को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। आप कहेंगे हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से कारण। पहला कारण है वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना, और उस बर्फ के पिघलने के कारण कई बार बाढ़ आती। जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ, एक हिमानी झील फट गई, और हिमानी झील फटने के कारण बड़ी मात्रा में जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, जिसके कारण बाढ़ आई। 2 जल विद्युत केंद्र पूरी तरीके से नष्ट हो गए। तो वहां पर वैश्विक तापन से होने वाली बाढ़ जो है वो हिमानी झील के फटने से आती है। प्रायद्वीपीय पठार में बाढ़ होने का एक कारण हो सकता है कि उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले निम्न वायुदाब क्षेत्र वह प्रवेश कर जाते हैं और काफी उच्च वर्षा करते। चट्टानें काफी कंपैक्ट हैं, उनमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए सारा का सारा जल क्षैतिज रूप से धरातल के सहारे प्रवाहित होता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो चट्टानों से जुड़ी हुई परिस्थिति, वर्षण से जुड़ी हुई परिस्थिति, ढाल से जुड़ी हुई परिस्थिति किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में बदलती है, वही कारण होगा कि वर्षा के जो बाढ़ आने के कारण है वह भी हर क्षेत्र में एक समान नहीं होते हैं। इस साल 2020 में एक सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें बाढ़ की जो बारंबारता बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों में, वो क्यों बढ़ गई है। तो अगेन अब आप बोल सकते हैं कि शहरों में बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला उच्च वर्षा होना, दूसरा निर्वनीकरण, पेड़ों का कटना, तीसरा खनन, चौथा आर्द्र भूमि वेटलैंड का लॉस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 50% से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा यह होगा कि आप कम से कम 4-5 शहर को चुने, बड़े बड़े शहरों को, और हर शहर के जो विशिष्ट कारण है उन पे चर्चा करें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण, हैदराबाद में अभी बाढ़ आई तो वहां पे बाढ़ आने के कारण, चेन्नई में बाढ़ आने के कारण और मुंबई में बाढ़ आने के कारण, कम से कम कुछ कारण ऐसे होंगे जो बदलेंगे। जैसे ज्वारीय क्रियाएं समुद्र के तल में बदलाव लाती है और जिसके कारण तटीय शहरों में बाढ़ आ जाती है। तो मुंबई में बाढ़ आने के कारण केवल वर्षा ही नहीं है, ज्वारीय तरंगें भी ड्रेनेज को ब्लॉक कर देती हैं, पानी के बहाव को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण मुंबई में बाढ़ आ जाती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बाढ़ आने के कारण क्या है, एक तो निर्वनीकरण हो गया, दूसरा जितनी भी आर्द्र भूमियां थी, जितने भी तालाब वगैरह थे जो कि हमें हमारे
निवास क्षेत्रों को बाढ़ से बचाते थे उनको हमने खत्म करके वहां रोड बना दिया या रहने योग्य बिल्डिंग्स बना दी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एनक्रोचमेंट हुआ है प्राकृतिक तंत्रों का, वह एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली एनसीआर में बाढ़ आने का। तो इस प्रकार से जब आप क्षेत्रीय रूप से उत्तर लिखते हैं कि इस क्षेत्र में यह कारण है, उस क्षेत्र में वह कारण है, तब आपको जो नंबर मिलते हैं वह 80 से 90% मिलते हैं। और अगर क्षेत्रीय विशिष्टता का चर्चा नहीं करेंगे तो आपको 50% से कम नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवस्थित पहलू जब किसी एक परिघटना को समझाना है, और क्षेत्रीय पहलू जब क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझाना है, तब हमें क्षेत्रीय पहलू, हर क्षेत्र की भौतिक और मानवीय परिस्थितियों के आधार पर हमें उस समस्या का उत्तर देना है। ठीक है, तो यह हो गया आपका भूगोल से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण। अगला जो सवाल है जो ज्यादातर अभ्यर्थियों के दिमाग में रहता है कि हमें भूगोल विषय के लिए किन किन पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। आपको सबसे पहले अच्छी किताबों का चयन करना चाहिए, और एक बार जब किसी किताब का चयन कर लें तो उसका रिवीजन करना चाहिए। जहां तक सिविल सेवा परीक्षा का सवाल है, एनसीईआरटी की किताबें काफी महत्वपूर्ण है। भूगोल विषय के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो भूगोल की एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको कम से कम 15 से 20 बार पढ़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी की किताबों को 15 से 20 बार उनका रिवीजन कर लिया तो जो भी तथ्य हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और उन तथ्यों के आधार पर आप विभिन्न सवालों का जवाब देने में समर्थ होंगे। लेकिन अगर आप किताबों में बदलाव लाते रहे कि कभी एनसीईआरटी पढ़ी, कभी जीसी लियोंग पढ़ी, कभी कोई और, ऐसे में क्या होता है कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो बन नहीं पाता है, और धीरे धीरे आप रोट लर्निंग, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। और इससे समस्या क्या होती है कि एक सवाल आएगा तब तो आप उसका उत्तर कर देंगे, लेकिन अगर वही सवाल दूसरे तरीके से पूछ गया तो आप फंस जाते हैं। तो ये जो भाषा की दृढ़ता है, इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि एक बात को कई बार रिवाइज किया जाए। इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और उसको कई बार रिवाइज करना है। उसके अलावा आप देखते हैं कि यूपीएससी परीक्षा जो है वह डायनामिक है काफी, मतलब किसी भी विषय का जो कोर भाग है, मूल भाग है, उसके अलावा जो करंट इश्यूज हैं उनसे जुड़े भी सवाल पूछे जाते हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ क्यों आई, वहां पे जल की कमी क्यों हो गई, इस तरीके के जो आजकल के जुड़े हुए मुद्दे, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे जुड़े सवाल भूगोल में आते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। डाउन टू अर्थ और ज्योग्राफी एंड यू, ये दो ऐसी मैगजीन्स हैं जिनमें आप भूगोल से जुड़े हुए आजकल हो रही जो घटनाएं हैं भूगोल से जुड़ी, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो भूगोल और आप, ये मैगजीन हर 2 महीने में निकलती है। और इसके अलावा डाउन टू अर्थ, ये 2 ऐसी मैगजीन्स हैं जिनमें विभिन्न भौगोलिक पहलुओं से जुड़े हुए जो तात्कालिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर में आपको उद्योगों से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती है, और इन जानकारियों को आप भूगोल विषय में या इकोनॉमिक्स विषय में, जिस जिस विषय में जरूरत है वहां पे उसको लगा सकते हैं। जैसे अभी कृषि से जुड़े हुए 3 कानून सरकार लेके आई जिसके कारण किसान काफी विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों के क्या धनात्मक प्रभाव हो सकते, क्या ऋणात्मक प्रभाव हो सकते, इसके बारे में न्यूज़पेपर और मैगजीन में काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। तो अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर निरंतरता से पढ़ते रहते तो आपको पूरा का पूरा इशू पता चल जाता कि भाई ये कौन से कानून हैं, इनसे क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और दूसरा एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ मैगजीन्स पढ़नी है जिससे कि आप जो
समय के साथ जो नई नई घटनाएं हो रही, नए नए बदलाव हो रहे, उनके बारे में भी आप अपडेट रह सकें। इसके साथ साथ एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैप बुक है। मानचित्रण के लिए आपको एटलस चाहिए। मैंने आपको बताया भूगोल में एक बहुत बड़ा मुख्य क्वेश्चन है कि कोई भी परिघटना किस प्रकार से धरातल पर वितरित होती है। तो किसी भी मानवीय या भौतिक घटना के धरातल पर वितरण को समझने के लिए मानचित्र बुक चाहिए। ठीक है, तो यह कुछ ऐसे किताबें हैं जिनको पढ़कर आप भूगोल विषय के बारे में समझ सकते हैं। बाकी मैं भूगोल विषय से जुड़े हुए जो जितने भी टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा, उसमें मैं मूल भाग और जो तात्कालिक मुद्दे, दोनों के बारे में चर्चा करूंगा।